ओके सो आज हम ये कूलम्स लॉ के बारे में की डिटेल में जाएंगे और इसकी जो इंसाइट है उसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे। बेसिकली कूलम्स लॉ जो है ये हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, दो चार्जेस की अट्रैक्शन और रिपल्शन की क्वांटिटेटिव मेजरमेंट बताता है। क्योंकि दो चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ बेसिकली तो फील्ड के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। जिस तरह से यहाँ पर ये दोनों चार्जेस को पहले यहाँ पर शो किया गया है इन द केस ऑफ अपोजिट चार्जेस, और फिर उसके बाद दूसरे केस में यहाँ पर शो किया गया है ये सेम चार्जेस हैं, ठीक है, और ये तीसरे केस में भी सेम चार्जेस हैं। और ज़ाहिर है इन तीनों केसेस में जो पहला केस हमारे पास है यहाँ पर उसमें हमें अट्रैक्शन मिलेगी, इस केस में रिपल्शन मिलेगी सेकंड केस में, और थर्ड केस में भी रिपल्शन मिलेगी। यहाँ पर F21 जो है वो उस फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो Q2 पर Q1 की तरफ से अप्लाई हो रही है, और इस तरह से F12 जो है वो फोर्स है जो Q1 पर अप्लाई हो रही है Q2 की तरफ से। R जो है दरमियान का फासला है। यहाँ पर एक चीज़ हमें नज़र में रखनी पड़ती है और वो है कि ये जो चार्जेस हैं वो हमारे पास पॉइंट चार्जेस हैं, और पॉइंट चार्जेस की डेफिनेशन जो है वो इस तरह से है कि उनका जो साइज़ है वो उनके डिस्टेंस के मुकाबले में काफ़ी कम होता है। सो एपरेंटली ये एक दूसरे के फील्ड को ज़्यादा तौर पर डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करते। सो इसमें जब हम इनके मैग्नीट्यूड्स की बात करते हैं तो बेसिकली तो Q1 और Q2 जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि अगर आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहे हैं या अगर आप आयंस की बात कर रहे हैं तो आयंस में बेसिकली ये लेवल्स ऑफ डिस्टर्बेंस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि आपने कितनी डिस्टर्बेंस की हुई है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को डाला हुआ है, उसमें ऐड किया हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। सो ऑटोमेटिकली जितने दोनों का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी ही फोर्स की वैल्यू जो है वो आपके पास ज़्यादा आती जाएगी। दूसरी तरफ जो हमारे पास चीज़ आती है वो है फोर्स का फील्ड इफ़ेक्ट, जिसमें ये F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। नॉर्मली इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, और ये बेसिकली ये बताता है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्शन के लिए उनको ज़रूरी नहीं है कि उनको एक दूसरे को टच करना पड़े। सो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है और इस वजह से हम इसको फील्ड फोर्स कहते हैं। अगर इस इक्वेशन को हम यहाँ पर कंबाइन करते हैं और प्रोपोर्शनैलिटी को और उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है जिसमें K जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और ये डिपेंड करती है इसकी वैल्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर। ज़ाहिर है सिस्टम ऑफ यूनिट्स अगर आपने CGS यूज़ किए हुए हैं तो एक वैल्यू आपके पास आएगी, MKS SI सिस्टम यूज़ किया हुआ है। और दूसरी चीज़ जो हमारे पास आती है वो है मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। अब ये मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस बेसिकली उन दोनों चार्जेस के इंटरेक्शन को इंक्रीज़ भी कर सकता है और डिक्रीज़ भी कर सकता है। सो दैट वी विल डिस्कस इन आफ्टर सम टाइम। अच्छा, अब हम वेक्टर के फोर्सेस के वेक्टोरियल फॉर्म की तरफ आते हैं। अगर हम वेक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो यहाँ इसको इस तरह से प्रॉपरली लिखा जा सकता है F21 इज़ इक्वल टू KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। R12 इसका यूनिट वेक्टर होगा, और इसी तरह से अगर दूसरे फोर्स की हम बात करते हैं तो उसको भी इसी तरह से लिखा जा सकता है। और जहाँ पर R1 और R2 R12 और R21 जो हैं ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं जिनकी डायरेक्शंस डिपेंडिंग अपॉन द फोर्सेस हैं, और चूँकि ये एक दूसरे के फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिटली अप्लाई हो रहे हैं सो R12 इज़ इक्वल टू माइनस R21, और इस तरह से ये जो दो आपके पास फोर्सेस का पेयर बन रहा है कि मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और डायरेक्शन में अपोजिट हैं।
इस तरह से यहाँ पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी हम देख सकते हैं। और ज़ाहिर है अगर हम फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो फोर्सेस का इफ़ेक्ट भी हमें पता होना चाहिए है। फोर्सेस के इफ़ेक्ट में ज़ाहिर है ये मूवमेंट करेंगे जो भी होगा, बट दैट विल डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ मास। ठीक है, ये मास मैटर करेगा। उसको इफ़ेक्ट जब कोई रिपल्शन या अट्रैक्शन होगी तो ऑब्वियसली उसकी वजह से वो कितना डिस्प्लेस हो रहा है, वो आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली दैट इज़ द मेजर थिंग विच इज़ गोइंग टू अफेक्ट हेयर द ओवरऑल बिहेवियर ऑफ द फोर्सेस। और के की वैल्यू जिस तरह हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, के की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो आपके पास है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जिसमें ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये आपके पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, मींस हाउ मच द मीडियम इज़ परमिटिंग दीज टू चार्जेस टू इंटरेक्ट। कॉमनली या कन्वेंशनली हम इसको रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम कहते हैं। ज़ाहिर है जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतने ही ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के लिए ब्लाइंड होंगे। ब्लाइंड मीन्स ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकेंगे प्रॉपरली। ठीक है, सो अगर हम मीडियम के इफ़ेक्ट को देखें यहाँ पर तो इसमें आपको ये चीज़ नज़र आएगी दैट आई हैव रिप्लेस्ड दिस एप्सिलॉन नॉट विद द एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन जो है वो आपके पास परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है। अगर हम चूँकि ये क्लेम कर रहे हैं कि बाकी सारे मीडिया जो हैं उनकी परमिटिविटी फ्री स्पेस या वैक्यूम के मुकाबले में कम है, और ये एक्सपेरिमेंटल डाटा से भी यहाँ पर चेक किया जा सकता है, जो मैंने कुछ एक वैल्यूज़ लिखी हुई हैं जस्ट लाइक एयर के लिए है, बेंजीन के लिए, वाटर के लिए, रबर के लिए। लेकिन ये जो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं ये मैंने रिलेटिव परमिटिविटी की लिखी हुई हैं। रिलेटिव परमिटिविटी बेसिकली हमें मीडियम की परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी का रेशो बताती है। और ज़ाहिर है इसमें चूँकि वैक्यूम जो है वो हमारे पास सबसे कम रेजिस्टेंस के स्केल पर है, तो ऑब्वियसली हम प्रेफर करते हैं कि हम बाकी सारे मीडिया को इसके साथ कंपैरिजन पर लेकर आएँ और फिर हम चेक करें कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो हमारे पास कितनी आ रही है। सो जिस तरह मैं यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ये जो वैल्यू है दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एप्सिलॉन आर, और ये वैल्यू उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी यहाँ पर आ चुकी हैं। अच्छा, अब अगर इसमें मीडियम के मीडियम के अंदर जो फोर्स एग्जिस्ट करती है अदर देन द वैक्यूम, अगर हम उसका कंपैरिजन करें और यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह उसकी वैल्यू लगा दें एज वी नो दैट एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन कैन बी ईजीली रिटन एज एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन आर। तो इस वजह से इसकी जगह हम अगर यहाँ पर यह वैल्यू इंजेक्ट कर दें तो हमें ये रिज़ल्ट मिल जाता है, और इस रिज़ल्ट के बाद ये पूरी टर्म जो है ये हम साइड पे कर देते हैं, और ये वाली टर्म आपके पास 1 एप्सिलॉन आर इधर आ जाएगी, एप्सिलॉन आर। और इस तरह से ये जो बड़ी वाली टर्म है दिस वन, ये तो आपके पास वैक्यूम की फ़ोर्स है। और अगर इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करें तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि एफ मीडियम बाई एफ वैक्यूम इज़ 1 एप्सिलॉन आर, या इन अदर वर्ड्स अगर मैं मैथमेटिकली भी इस चीज़ को देखूँ तो चूँकि एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आ रही है, सो एफ वैक्यूम बाई एफ मीडियम, इसका मतलब ये है कि न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर अगर ग्रेटर देन 1 है, सो दैट्स वेरी क्लियर कि एफ वैक्यूम की जो वैक्यूम के अंदर जो कूलम फोर्स है वो मीडियम के अंदर कूलम फोर्स के मुकाबले में ज़्यादा है। सो यहाँ पर हमें ये भी पता चल जाता है कि जितना कोई मीडियम ज़्यादा एप्सिलॉन आर का होगा उतनी ही इन दोनों फोर्सेस के दरमियान अट्रैक्शन, इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स है वो कम से कम होती जाएगी। थैंक यू सो मच।